करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जो है सो उसका बेसिक पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग का जो क्लास हुआ था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा पॉइंट हमको पढ़ना है, और उसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में भी स्टडी किए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने का क्या क्या मेथड होता है, और साथ ही साथ हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट के बारे में भी पढ़े थे। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी दो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एक्सिस दिया हुआ है, और इस एक्सिस पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। मान लीजिए पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ये क्या है, बी, और ये सपोज कर लीजिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए x1 y1 और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या x2 y2। ठीक है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हम लोग एज्यूम कर लिए। ये आपका हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट में हम बताए थे आपको एक चीज कि इफ यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है, इट मीन्स क्या है कि यहां से आप इसको पहले यहाँ परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कीजिए और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, आपको समझ में देखिए क्लियर आ जाएगा। यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इट मीन्स ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा या ये डिस्टेंस, ऑरिजिन से ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस दोनों जो होगा वो x1 होगा। और यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 है तो y जो होगा कहां से कहां तक का वैल्यू होगा, तो ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का वैल्यू कितना होगा, y1, मतलब ये वैल्यू जो कितना आएगा, y1 आएगा। तो चलिए ठीक है, उसी तरह यदि पॉइंट बी में चलेंगे तो यहाँ से ऑरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेना है, ऑरिजिन से कोई भी डिस्टेंस यदि हम लोग मेजर करेंगे ऑरिजिन से करेंगे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इट मींस ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस x2 और ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस, इसके लेवल में आप लोग मिला लीजिए, ग्राफ पेपर पर तो स्पष्ट हो ही जाता है, ये डिस्टेंस y2, मतलब इट मींस ये डिस्टेंस कितना, y2। तो देखिए अब इसको हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, ये पॉइंट P है, ये Q, और इसको इधर मिला दीजिए परपेंडिकुलर लाइन से, ये R। इसको कंस्ट्रक्शन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू OX, BQ परपेंडिकुलर टू OX एंड AR परपेंडिकुलर टू क्या, BQ। अब हमको निकालना है AB। तो देखिए ये AB जो है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये 90 है तो ये भी ऑलरेडी स्टूडेंट्स 90 हो, और हम लोग पढ़े हैं कि जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये राइट एंगल AB जो है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, हाइपोटेनस है। तो इस लेंथ को निकालने के लिए, इस AB को निकालने के लिए हमको AR और BR का रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले AR और BR निकालेंगे। AR BR निकालने के लिए हमको तो ये सब जितना भी यहाँ पर पार्ट है, जितना भी यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, प्रत्येक का डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए OP का डिस्टेंस क्या होगा, तो A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना, तो OP कितना आ जाएगा, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, OP आ जाएगा x1 और OQ हो जाएगा Q, मतलब B से परपेंडिकुलर लाइन Q पर है ना, तो B का कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2, इसलिए OQ का लेंथ कितना आएगा, x2। ठीक है,
ज्यादा ही इसमें प्रॉब्लम होगा तो आप लोग रिप्रेजेंटेशन और पॉइंट एक बार फिर से देख लीजिएगा, वहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोग को। पिछला वीडियो पार्ट 2 वीडियो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसी तरह ये ओ से लेके ये ए के लेवल में मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको मान लीजिए एस है, ओ एस का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, एपी का होगा। तो ये होगा मेरा y1, इसलिए AP भी आएगा y1। सिमिलरली BQ कितना आएगा y2। तो AP इक्वल टू y1 एंड BQ इक्वल टू कितना y2। ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है AR और BR। तो AR के लिए क्या करेंगे, AR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, AR किसके इक्वल आएगा जी, परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये एक मतलब क्या बन रहा है, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो AR किसके बराबर, PQ के बराबर। AR बराबर कितना आएगा, PQ। तो PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OQ माइनस OP। पूरे में यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो PQ बच जाएगा। तो OQ माइनस OP। तो OQ का वैल्यू आपको पता है x2, OP का वैल्यू पता है x1। तो AR आ गया कितना, x2 माइनस x1। कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालते हैं BR का वैल्यू। तो BR को आप लोग क्या लिखिएगा, पूरे में से BR, BR के लिए BQ माइनस RQ। तो BQ का y2 और RQ ये है ना, तो RQ को हम क्या लिख सकते हैं, RQ इक्वल टू क्या आएगा, AP को y1। तो स्टूडेंट्स BR आ गया y2 माइनस y1। ठीक है। हमको निकालना है AB। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ARB। AB इक्वल टू, पहले तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह तो यहाँ पर h के रूप में AB है, तो AB इक्वल टू क्या आएगा, रूट अंडर AR का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। तो AR का मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। निकल गया, यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। लेकिन हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, AB इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कहिएगा क्यों। तो देखिए यदि मान लीजिए कि x1 यदि 2 है और y1 जो है, x2 जो है 3 है, तो यहाँ पर आप लोग यदि x1 माइनस x2 का स्क्वायर निकालिएगा तो ये आएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 आएगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। क्योंकि दोनों को यदि माइनस करेंगे तो मानते हैं कि इसका साइन डिफरेंट होगा, बट उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यदि माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर ऊपर प्लस ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट ये भी लिख सकते हैं, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट ये भी लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का था क्या, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूला दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। और एक होता है
एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब यहाँ पर आप लोग समझिए इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। तो इंटरनल का मतलब समझिए, जैसे कि कोई एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ए बी दिया हुआ है और इस लाइन को कोई पॉइंट पी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है या तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट करिए, अब समझिए, मान लीजिए दो पार्ट में डिवाइड किया पॉइंट पी, ये पॉइंट पी लिए तो दो पार्ट में बांट दिया, ए पी और पी बी। ऐसा नहीं है कि ये पी इसका मिड पॉइंट ही हो सकता है, ऐसा नहीं है वो मिड पॉइंट होगा, जरूरी नहीं है, वो पी पॉइंट कहीं भी। तो ये मिड पॉइंट दो पार्ट में बांट दिया, तो ये जो हुआ मेरा ए पी, और यदि इस लाइन को यदि कोई भी पॉइंट यदि इंटरनली डिवाइड किया, ये जो है सो मतलब दोनों पॉइंट के बीच, दोनों पॉइंट के अंदर आके ये लाइन पॉइंट पी इसको डिवाइड किया, इसलिए एक इंटरनल डिवीजन कहलाएगा। और मान लीजिए कोई एक लाइन था ए बी, तो इसको कोई एक अलग पॉइंट, इसको पॉइंट पी बाहर से डिवाइड किया, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए पी बाई ए बी। ये हुआ एक्सटर्नल डिवीजन और ये हुआ ए पी बाई पी बी क्या, इंटरनल डिवीजन। मतलब कोई पॉइंट उस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर पॉइंट लाइन ए बी को कोई तीसरा पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली ए बी बाई ए बी मतलब कोई दूसरा जो पॉइंट था, कोई तीसरा जो पॉइंट आया है, दो पॉइंट तो ए बी था ही ऑलरेडी, जो तीसरा पॉइंट पी आया तो इसको बाहर से डिवाइड किया, इसलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन के अंतर्गत लाएंगे और इसको इंटरनल डिवीजन के अंतर्गत लाएंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हम लोग करेंगे, इसको आप लोग देखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मान लीजिए लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी ले लिए, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और एक चीज ये भी देखिएगा कि जो लाइन को डिवाइड करता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी देखना है, ठीक है। तो वो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। वो रेशियो कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये लाइन को एक पॉइंट पी डिवाइड किया दो पार्ट में, एम रेशियो एन में, मतलब कि ये जो लेंथ होगा एम होगा, ये लेंथ कितना आएगा एम। जरूरी नहीं कि एम एन बराबर होगा, एम एन बराबर भी हो सकता है। यदि बराबर होगा तो वो पी मिड पॉइंट होगा, यदि बराबर नहीं होगा तो वो एक मिड पॉइंट नहीं होगा। और कोई तीसरा पॉइंट पी इसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो पी है उसको हम एक्स वाई माने हैं और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया एम रेशियो एन, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड another point P internally divides AB in m रेशियो क्या n, है ना। मतलब कि एक लाइन ए बी था जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और कोई तीसरा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट xy है वो उस लाइन ए बी को m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना। जो पॉइंट P इसको दो पार्ट में डिवाइड किया इंटरनली रूप से, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। उसी तरह चलिए पहले जो जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए कंस्ट्रक्शन के बेस में। ये P तो पॉइंट है ही ऑलरेडी ना, Q लीजिए, R लीजिए, S लीजिए, ये ऑरिजिन ले लीजिए, ठीक है। इधर x डैश, इधर x, ये तो नीचे y डैश आएगा, ऊपर क्या आएगा y। सबसे पहले तो वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट को ध्यान देना है, ये ध्यान रखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट को एकदम प्रत्येक जगह ध्यान देना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और जिसको वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट समझ में आ गया, वो बहुत ही छोटा पॉइंट है, समझ में आ गया तो फिर आगे कोई फॉर्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन बनाने में उतना आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा।
ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग सबका पहले वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से फिर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, और कंस्ट्रक्शन के रूप में हम लोग लिख देते हैं इसको। AQ परपेंडिकुलर टू OX, PR परपेंडिकुलर OX, BS परपेंडिकुलर टू OX, AM परपेंडिकुलर PR, PN परपेंडिकुलर BX। लिखिए इसको, AQ परपेंडिकुलर OX, PR परपेंडिकुलर टू OX, BS परपेंडिकुलर टू OX, AM परपेंडिकुलर टू PR एंड PN परपेंडिकुलर टू क्या, BS। ठीक है। अब वैल्यू भी अलग अलग लिखिए। देखिए OQ का वैल्यू कितना आएगा जी, ये OQ जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 है, इसलिए OQ का वैल्यू कितना, x1, OQ x1। अच्छा AQ कितना, बोलो जी, y1। उसी तरह OR जितना भी डिस्टेंस मेजर हम लोग मापेंगे ऑरिजिन से मापेंगे, ये ध्यान रखना है। OR का डिस्टेंस, ये पॉइंट है x y ना, OR x और PR y। उसी तरह OS x2, BS y2। अब इसी पर बनेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए इसको सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमको यहाँ पर दो ट्रायंगल आ रहा है, तो सिमिलरिटी में हम लोग बताए थे, सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है। सिमिलर का मतलब समझिए कि वो देखने में सेम लगना चाहिए। दो ट्रायंगल सिमिलर तभी होती है जब वो देखने में उसका शेप सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं साइज वो डिफरेंट हो सकता है बट उसका शेप सेम होना चाहिए। यदि वो एक मतलब कि एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। वो बड़ा छोटा हो उससे मतलब नहीं है, दोनों का साइज डिफरेंस हो सकता है बट उसका शेप सेम होना चाहिए, वो एक सिमिलर कहलाता है। लेकिन उसी जगह हम लोग कन्ग्रुएंसी में चलेंगे तो कन्ग्रुएंसी के लिए उसको सिमिलर होना और प्लस उसका साइज भी सही होना, सेम होना, तो वो एक कन्ग्रुएंसी कहलाएगा। तो सिमिलर के लिए हम लोग क्या बताएं, तो सिमिलर के लिए ओनली आप लोग शेप को देखिए। यदि दो ट्रायंगल सेम शेप का नहीं भी है, यदि दोनों ट्रायंगल है तो वो एक सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। यदि दो ट्रायंगल यदि दोनों शेप में तो सिमिलर है और साइज में भी सिमिलर है तो वो कन्ग्रुएंसी कहलाएगा। यदि एक ट्रायंगल ले लीजिए और एक सर्कल ले लीजिए तो ये नॉन सिमिलर हो गया, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया, नॉन सिमिलर पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये सिमिलर फिगर में नहीं आएगा। और ये छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल लेते हैं तो ये एक सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, लेकिन कन्ग्रुएंस नहीं होगा क्योंकि दोनों का साइज क्या है, डिफरेंस। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल का प्रत्येक साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग साइड का इक्वल हो तब वो कहलाएगा कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, या दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी को, इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल पर रखेंगे, यदि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है इट मींस वो एक कन्ग्रुएंसी फिगर होगा, कन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो सिमिलर में देखिए, सिमिलर में आगे जाके आप लोग को ट्रायंगल पर आएंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा सिमिलर में जो क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर ध्यान रख लेते हैं कि ए क्राइटेरिया से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे ए सिमिलरिटी से। ठीक है, ए सिमिलरिटी कहता है कि मतलब कि यदि इस ट्रायंगल का दो एंगल जो है सो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के कोरिस्पोंडिंग दो एंगल के इक्वल आदि आता है तब वो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर। तत्काल इतना को ध्यान रखिए, जब हम लोग ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे तो उस समय इसको हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, तो अभी दोनों ट्रायंगल का हम लोग लिख लेते हैं, पहले दोनों को सिमिलर करेंगे उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल ए एम पी एंड ट्रायंगल पी एन बी। ये एंगल और ये एंगल बराबर आएगा। ठीक है, देख रहे ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर एंगल आएगा। एंगल पी ए एम इक्वल टू एंगल बी पी एन। लाइन से एंगल से परे होंगे, ये एंगल 90 है, ये भी 90 है। फ्रॉम ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए एम पी सिमिलर ट्रायंगल
पी एन बी। सिमिलर का ओनली ये साइन लिखिएगा और कन्वेंस का लिखिएगा तो ये भी लिखना है, मतलब इक्वल एंड सिमिलर। ठीक है, तो दोनों सिमिलर आ गया। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इस ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल का फिर दूसरा साइड दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड के कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, फिर तीसरे साइड इस ट्रायंगल का और तीसरा साइड इस ट्रायंगल का, दोनों का रेशियो तीनों क्या आएगा, तीनों का तीनों इक्वल आएगा। इट मींस यहाँ पे लिख सकते हैं ए एम बाय क्या, पी एल। इसका बेस तो उसका भी बेस, अच्छा, पी एम बाय बी एल, ए पी बाय पी बी, तीनों क्या आएगा, इक्वल। आगे सुनो, इतना तक आप सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम इधर मिटाते हैं तो अब आपको बता रहे हैं। अब देखिए ए एम का सब का वैल्यू निकाल लीजिए। ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए एम यही है ना, ए एम ये है, ए एम को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं, और क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर क्या है जी, एक्स, ओ क्यू क्या है, x1। आगे समझ में। उसी तरह पी एन को सबका वैल्यू अलग अलग लिखिएगा तब बनाइएगा। पी एन देखिए कहाँ है जी, ये है, तो पी एन को लिख सकते हैं पहले आर एस, दोनों इक्वल आएगा। आर एस को लिख सकते हैं ओ एस माइनस ओ आर, पूरे में ओ आर को माइनस कर देंगे तो आर एस बचेगा। ओ एस कितना है जी, x2 माइनस ओ आर कितना है, x। ठीक है, पी एम और बी एम, पी एम कहाँ आ गया, ये, तो पी एम को लिखिए, पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस एम आर। पी आर आपको पता है y, एम आर को ए क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू कितना है जी, y1। बी एन निकालिए, बी एन को लिख सकते हैं, ये बी एन है ना, इसको लिख सकते हैं बी एस माइनस एन एस। तो बी एस पूरे का, बी एस का वैल्यू जो है y2 है। एन एस को क्या लिख सकते हैं, एन एस को हम लोग लिख सकते हैं क्या, पी आर, y2 माइनस पी आर कितना, y। आ गया, इंडिविजुअली सबका वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसको सिर्फ इसको बैठा देते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। फर्स्ट को एक बार थर्ड के बराबर कीजिए, सेकेंड को फिर थर्ड के बराबर कीजिए। ये तो आपको एम और एन है, ठीक है, मतलब एक बार फर्स्ट को एम रेशियो एन के इक्वल कीजिए, सेकेंड को फिर एम रेशियो एन के इक्वल कीजिए। केस फर्स्ट 1 इक्वल टू कितना, 3। 1 का देखिए कितना है, यही ना, ए एम बाय पी एन, मतलब ए एम बाय पी एन बराबर ए पी बाय पी बी। तो ए एम का वैल्यू देखिए आपको निकला हुआ है x माइनस x1, पी एन निकला हुआ है x2 माइनस x बराबर कितना, m बाय n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, m इंटू x2 माइनस x इक्वल टू n इंटू x माइनस x1, mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। अब इसको कर लीजिए mx2, ये इधर आ जाएगा, प्लस nx1 बराबर nx प्लस उसको उधर कीजिए nx, ये mx उधर चल जाएगा, mx2 प्लस nx1 बराबर x इंटू एम प्लस n, कॉमन निकालिए, यहाँ से आ गया x बराबर, ये इधर आके नीचे आ जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n आया ना। इसी तरह जब केस 2 को 3 के बराबर करेंगे तो y बराबर आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, जब केस 2 बराबर 3 करेंगे तो y बराबर आएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n,
मतलब ये हो गया एक्स और वाई पॉइंट का कोऑर्डिनेट। वहां पर क्वेश्चन दे देगा कि कोई एक लाइन ए बी को कोई तीसरा पॉइंट पी जो है सो 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो m का वैल्यू 2, y का वैल्यू n का वैल्यू 3, और वहां पर तीसरा पॉइंट जो है x y मान लेंगे, x1 y1 x2 y2 पता रहेगा, प्रत्येक का वैल्यू आप लोग अलग अलग लिख लीजिएगा, तब क्वेश्चन को डील कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें एक तीसरा कंडीशन देखिए कि यदि यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि कोई पॉइंट पी ए बी को दो पार्ट m/n में डिवाइड किया, तो यहाँ पर ये कंडीशन था जब m n के बराबर नहीं है। यदि m = n रहेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा उसको भी देखिए। ये फॉर्मूला दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन m = n में क्या आ सकता है, तो when m = n it means p is मिड पॉइंट ऑफ क्या ए बी ना, इसलिए ए पी बराबर क्या आएगा पी बी। ठीक है, ए पी बराबर पी बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x बराबर निकला था mx2 + nx1 / m + n, तो m और n बराबर है तो mx2 + n की जगह m लिख सकते हैं, mx1 / m + m, ये m कॉमन निकल गया, x1 + x2 / कितना 2m, तो m और m कट गया तो आ गया x1 + x2 / 2। इसी तरह से y बराबर आएगा y1 + y2 / 2। ये किस कंडीशन में, जब वो p मिड पॉइंट होगा ए बी का, इट मींस m = क्या आएगा m। तो चलिए दोस्तों, अब आज हम लोग देख लिए सेक्शन फार्मूला तक। सेक्शन फार्मूला का जो है सो एक डिवीजन बताएं, और इसका एक्सटर्नल डिवीजन भी देख लीजिए। जब एक्सटर्नल डिवीजन का कंडीशन आएगा तो वहां पर सिर्फ आपको ये करना है, उसका एक फार्मूला इसी तरह से डिराइव होगा, वहां पर सिर्फ ये करना है, जैसे कि x का वैल्यू आया mx2 + nx1 / m + n आया, तो एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन आएगा x बराबर mx2 - nx1 / m - n, और y बराबर आएगा my2 - ny1 / m - n। सिर्फ जहां जहां प्लस था वहां वहां आपको माइनस कर देना है फॉर एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूला में। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लिए एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन का कैसे होता है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि कोई भी पॉलीगन दिया हुआ है, चाहे वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागोनल हो या हेक्सागोनल हो, उसका हम लोग एक ही जनरल फॉर्मूला, जनरल आपको तरीका बताएंगे जिससे आप लोग प्रत्येक का आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक पॉलीगन का आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी पर हम लोग बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन कॉलिनिटी के बेस पर भी। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ स्टेप लाइन का 1-2 थ्योरम बताएंगे जो कि आपके क्लास 10th में नहीं है, बट उसको हम बता देंगे कि कुछ स्टूडेंट दूसरे को भी डील करते हैं इसी लेके, तो ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, और यदि आप लोग को कोई परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। ठीक है, उसका सोल्यूशन आप लोग का किया जाएगा, और कोई प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो बताएं ताकि हम लोग और बेहतर कर सकें। धन्यवाद।